नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभ्यास मंत्र 36 में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। आज हम सीडीपी के उस टॉपिक का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, जहां से हर एग्जाम में सवाल छपते ही रहते हैं, विकास की अवस्थाएं। आज के इस शानदार सेशन में हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास से जुड़े उन सभी महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे जो बार-बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। और ध्यान रखिएगा, आज इस क्लास में हमने प्रश्नों का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट यानी कि आसान से मध्यम रखा है, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए। और हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी टॉपिक से, उसमें हम क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड लेवल के रखेंगे। तो चलिए फटाफट अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार एमसीक्यू सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, पहला कथन है, शैशवावस्था में भाषा विकास की गति सर्वाधिक तीव्र होती है। कारण बताया इसने कि इस अवस्था में मस्तिष्क की जो न्यूरल प्लास्टिसिटी होती है वो अत्यधिक होती है। ऑप्शन देखते हैं हम। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है तथा आर सत्य है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और बताइए कौन सा है सही आंसर, या फिर कॉपी पेन आप तो लिए ही होंगे तो कॉपी में लगाते रहिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपके 50 में कितने नंबर आए। ठीक है, चलिए मैं सारे प्रश्न के पहले ये बात नहीं बोलूंगा, मैं डायरेक्ट उसको सॉल्व करने लगूंगा। आप वीडियो को पॉज करके हर प्रश्न से पहले अपना आंसर जो है कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए, पहला जो कथन है, शैशवावस्था में भाषा विकास की गति सर्वाधिक तीव्र होती है, ये तो सत्य है। इस अवस्था में मस्तिष्क की जो न्यूरल प्लास्टिसिटी है वो अत्यधिक होती है, ये भी सत्य है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि इसका जो पहला आंसर है, जो पहला ऑप्शन है वही इसका आंसर हो जाएगा कि ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए मैंने स्पष्टीकरण भी यहाँ पे डाल दिया है। जन्म से लगभग 6 वर्ष तक मस्तिष्क जो है अत्यधिक लचीला होता है, इसी कारण भाषा सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और एक मनोवैज्ञानिक जिसको आप सभी जानते होंगे, चॉम्स्की, चॉम्स्की ने भी माना है कि 3 वर्ष से लेके, है ना, 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक का जो आयु है वो भाषा सीखने के लिए अति संवेदनशील, इन्होंने अपने सिद्धांत में उसको माना है। इन्होंने LAD भी दिया था, ध्यान रखिएगा। LAD मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब देखते हैं हम दोस्तों दूसरे प्रश्न को। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न में नहीं पूछा है। तीव्र शारीरिक विधि, बिल्कुल, क्योंकि शैशवावस्था के अंत आते आते तक जो शारीरिक विकास है वो दोगुना हो चुका रहता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो लंबाई रहता है औसतन 21 इंच रहता है, और शैशवावस्था के अंत तक उसका सीधा दोगुना उसका जो हाइट है वो बढ़ चुका रहता है। भाषा का प्रारंभिक विकास, बिल्कुल ये भी है। अनुकरण की प्रवृत्ति, बच्चे जो देखते हैं उसी से सीखते हैं, है ना? जो देखते हैं उसी से सीखते हैं, यानी कि ये भी है उसकी प्रवृत्ति। एक है अमूर्त तर्क क्षमता, जो कि किशोरावस्था में हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा अमूर्त तर्क क्षमता, यानी कि तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शैशवावस्था के संवेगात्मक विकास की विशेषता नहीं है? चलिए, अब संवेग यानी कि हम बात कर रहे हैं बच्चे के इमोशंस के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप थ्योरी क्लास नहीं भी देखे होंगे तो भी आज का जो एमसीक्यू है, जो मैंने इजी टू मॉडरेट लेवल रखा है और सारे पीवाईक्यूज हैं, तो आपको थ्योरी का क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। भय की प्रतिक्रिया, क्रोध की अभिव्यक्ति, ईर्ष्या का प्रारंभिक भावना, या संवेगों पर पूर्ण नियंत्रण। तो देखिए, थोड़ा इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, बच्चे को यदि डर लगेगा तो बच्चा अपने डर को छुपाएगा नहीं, वो उसी समय जो है रोना प्रारंभ कर देगा, यानी कि उसने अपनी भय की प्रतिक्रिया दी। क्रोध के व्यक्ति, यदि बच्चे को गुस्सा आएगा तो उसके हाथ में जो भी चीज रहेगा उसको क्या कर देगा, फेंक देगा या पटक देगा। उसने क्रोध की अभिव्यक्ति भी कर दी। ईर्ष्या की प्रारंभिक भावना, यदि वो देखेगा कि उसे छोटे भाई को ज्यादा प्यार मिल रहा है, छोटे भाई के लिए चॉकलेट आया, उसके लिए चॉकलेट नहीं आया, या चॉकलेट खत्म हो जाए, तो अपने छोटे भाई के, बड़े भाई के प्रति जो है ईर्ष्या की भावना को भी प्रदर्शित करेगा। लेकिन अपने संवेगों पे पूर्ण नियंत्रण वो नहीं कर पाएगा, बल्कि शैशवावस्था को हम एक और नाम से जानते हैं। शैशवावस्था को हम और एक उपनाम जानते हैं, वो है संवेगों का स्वर्णकाल।
संवेगों का स्वर्णकाल या प्रधान काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, शैशवावस्था में भाषा विकास का आधार बनता है कथन, यानी कि इसका जो कारण है, इस अवस्था में बच्चा जो है ध्वनियों, शब्दों और सरल वाक्यों का प्रयोग करना सीखता है। दोनों कथन सत्य हैं तथा कथन दूसरा कथन एक की सही व्याख्या कर रहा है। दोनों कथन सत्य हैं पर कथन दो सही व्याख्या नहीं है। कथन तीन सॉरी ऑप्शन सी, कथन एक सत्य है और कथन दूसरा असत्य है। ऑप्शन डी, कथन एक असत्य है और कथन दो जो है वो सत्य है। तो देखिए बात यहाँ पे है कि शैशवावस्था में भाषा जो है उसके विकास का आधार बनता है। बिल्कुल, बच्चे को भाषा आएगी तभी तो विद्यालय जाएगा, तभी तो विद्यालय में और सीखेगा, लोगों से जुड़ेगा, उसका सामाजिक विकास होगा, उसका संवेगात्मक विकास होगा, है ना, व्यवहारिक ज्ञान का विकास होगा। इस अवस्था में बच्चा जो है ध्वनियों, शब्दों और सरल वाक्यों का प्रयोग करना सीखता है। ये भी बिल्कुल सही है। भाई व्याकरण का ज्ञान शैशवावस्था में बालक को तो नहीं आएगा ना। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला और जो दूसरा है वो दोनों कथन सत्य हैं और पहला जो कथन जो है वो दूसरे कथन की व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए वाला। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैशवावस्था के शारीरिक विकास की विशेषता नहीं है? ध्यान रखिएगा यहाँ क्वेश्चन ने पूछा नहीं है तो आप हाँ में उत्तर मत दीजिएगा। तीव्र वृद्धि बिल्कुल होता है। मोटर कौशल का विकास ये भी होता है। मस्तिष्क का तीव्र विकास ये भी होता है। मोटर कौशल मतलब दौड़ना भागना, है ना। मस्तिष्क का तीव्र विकास बिल्कुल शैशवावस्था में कितना हो जाता है दोस्तों? तो 85% से लेके लगभग 90% तक जो है मस्तिष्क का विकास शैशवावस्था में ही हो जाता है। फिर 5% बाल्यावस्था में और 5% जो है किशोरावस्था में। इस प्रकार से उसका जो 100% विकास जो मस्तिष्क वो किशोरावस्था में हो जाता है। लेकिन शैशवावस्था में उसमें यौन परिपक्वता देखने को नहीं मिलती। ये किशोरावस्था का विशेषता है दोस्तों। ठीक है, ये किशोरावस्था की विशेषता है और हमसे पूछा गया था शैशवावस्था का, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कथन एक है, पहला है शैशवावस्था में भाषा विकास की गति सर्वाधिक तीव्र होती है। दूसरा कथन है इस अवस्था में बच्चा व्याकरण के सभी नियम सीख लेता है। तो देखिए शैशवावस्था में भाषा की जो विकास की गति है वो तो तीव्र होती है, लेकिन बच्चा जो है वो व्याकरण के सभी नियम नहीं सीखा रहता। इसलिए हमारा जो ऑप्शन दूसरा है वो गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम। पहला, दोनों कथन सत्य है तथा दूसरा कथन पहले कथन की सही व्याख्या करता है, ये तो गलत हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है, ये तो दोनों कथन है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। कथन एक सत्य है लेकिन कथन दूसरा असत्य है, हमारा यही सही हो जाएगा। आखिरी ऑप्शन देखते हैं, कथन एक असत्य है जब कथन दूसरा सत्य है। नहीं, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दूसरा कथन असत्य है और पहला कथन सत्य है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सभी कथन बाल्यावस्था के संबंध में सही हैं सिवाय, अब देखिए इस शब्द से ही पूरा मीनिंग चेंज हो गया क्वेश्चन का। सहपाठी समूह का प्रभाव बढ़ता है, तर्क शक्ति विकसित होती है, सामाजिक गुणों का विकास होता है या संवेदी गामक अवस्था होती है। तो देखिए आपको देख के पता चल गया होगा कि बाल्यावस्था की ये लक्षण नहीं है बल्कि संवेदी गामक, तो हमारा शैशवावस्था का है ना भाई। तो शैशवावस्था की विशेषता को आप अगर बाल्यावस्था में पूछोगे तो गलत हो जाएगा। ये सिवाय यानी कि उसके अलावा, इसका अर्थ ये हुआ। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सहपाठी समूह का प्रभाव बढ़ता है क्योंकि बच्चा जो है इसी उम्र में तो जाता है ना विद्यालय, और इसी उम्र को हम क्या नाम से जानते हैं? तो गैंग एज के नाम से जानते हैं ना भाई, गैंग एज। और एक उपनाम से जानते हैं हम गंदी आयु की अवस्था, है ना, गंदी आयु की अवस्था। और ये बहुत सारे नाम है इसका, है ना। चलिए, खेलने की अवस्था, खेलने की अवस्था। और एक उपनाम जानते हैं दोस्तों, विद्यालय की आयु। ये सारे क्या है? ये हमारे बाल्यावस्था के उपनाम है। ठीक है, और बाल्यावस्था कब से कब तक रहता है? तो 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष का जो समय है इसको हम सामान्यतः
बाल्यावस्था में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कथन है कि बाल्यावस्था में खेल शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। कारण है इसका कि खेल जो है, खेल से सामाजिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक विकास में सहायता करता है। तो देखिए, अब यहाँ थोड़ा समझते हैं। बाल्यावस्था में भाई इसको तो हम उपनाम ही है खेलने की अवस्था ना, हम तो इसके उपनाम को ही जानते हैं, खेलने की अवस्था। तो जब इसका उपनाम है खेलने की अवस्था, इसका मतलब कि खेल जो है शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। बिल्कुल, ये तो सही हो जाएगा ये कथन। खेल से सामाजिक, बौद्धिक और भावनात्मक, जब वो समूह में खेलेगा तो भावनाओं से जुड़ेगा, नैतिकता से जुड़ेगा तो भावनात्मक विकास होगा। चेस वगैरह खेलेगा दोस्तों के साथ, और कुछ खेलेगा ऐसे कुछ खेल, तो उसका बौद्धिक विकास होगा, है ना? और दोस्तों के साथ रहेगा तो उसका सामाजिक विकास भी होगा। इस प्रकार से हमारा दूसरा कथन भी जो है वो सत्य हो जाएगा, है ना? इससे हम ये देखेंगे कि दोनों सत्य हैं तथा आर जो है वो सही व्याख्या है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कथन है कि बाल्यावस्था में बच्चों की शब्दावली तीव्र गति से बढ़ती है। कारण इसका कि इस अवस्था में विद्यालय, परिवार और सहपाठी जो है भाषा सीखने के प्रमुख स्रोत बन जाते हैं। तो देखिए, बालक जो है अब अपने परिवार, ठीक है, परिवार से, अपने पड़ोस से बाहर निकल के कहाँ जाता है वो? विद्यालय जाता है ना? तो उसके घर में कैसी भाषा है, कौन-सा शब्द है ना? कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है? उसके पड़ोस में कैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं? और विद्यालय के टीचर्स और विद्यालय में जो बच्चे हैं, वो कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं? तो तीनों जगह से शब्दों को देखता है ना वो, तो उसकी जो शब्दावली जो है, जो वोकैब है, वो उसको तीव्र गति से बढ़ती है। तो ये तो सही हो गया, ठीक है? और विद्यालय, परिवार और सहपाठी जो हैं, उसको भाषा सीखने के प्रमुख स्रोत ही बन जाते हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 8 वर्षीय छात्र समूह में खेलना पसंद करता है तथा नियमों का पालन करने पर जोर देता है। यह मुख्यतः किस विकास का संकेत देता है? क्या शारीरिक विकास होगा दोस्तों? नहीं। क्या ये संवेदी विकास होगा? नहीं। क्या ये जैविक परिपक्वता है? बिल्कुल भी नहीं। तो भाई ये समूह की बात कर रहे हैं, समूह में खेलना पसंद करता है, ठीक है? समूह में खेलना यानी कि सामाजिक हुआ, और नियमों का पालन करने पे जोर देता है। और समाज किससे चलता है? इसको याद रखिएगा आप लोग, है ना? जो हमारा समाज है वो नियमों के अधीन है ना? हमारा जो समाज है, चाहे कोई भी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, साहू समाज हो, चंद्राकर समाज हो, जो भी समाज हो, वो नियमों के अधीन है। हर समाज में नियम बने हुए हैं, तो समाज बिना नियम के नहीं चल सकता। तो जब वो समूह में खेल रहा है, यानी कि अब समाज में व्यक्तियों का ही समूह रहता है, तो जब वो समूह में खेल रहा है, तो बच्चे का क्या विकास होगा? सामाजिक विकास होगा, ना कि संवेदी विकास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 7 से 11 वर्ष का एक बालक है, यदि केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं के आधार पर तर्क करता है, तो वह पियाजे की किस अवस्था में है? संवेदीगामक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? तो दोस्तों थोड़ा-सा हम इसकी उम्र को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए, जीन पियाजे ने संवेदनात्मक, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज इंग्लिश में कहते हैं, तो उन्होंने बताया था कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक का जो उम्र रहता है, वो रहता है सेंसरी मोटर स्टेज का। पूर्व संक्रियात्मक को इन्होंने कहा था कि 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक रहता है, ठीक है? और मूर्त संक्रियात्मक को 7 से लेके कहीं-कहीं 11 और कहीं-कहीं किसी पुस्तकों में 12 वर्ष देखने को मिलता है, ठीक है? और औपचारिक संक्रियात्मक जो है, वो 11 या 12 वर्ष से लेके किशोरावस्था तक, ठीक है? प्लस ऐसे मैंने कर दिया। 11-12 से जो ऊपर की अवस्था है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। 7 से 11 वर्ष या 12 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष और संवेदनात्मक गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक। तो अब देखिए, थोड़ा-सा एक चीज़ और देख लेते हैं हम, है ना? अब ये वस्तुओं के आधार पे, यानी कि यहाँ पे किस चिंतन की बात की जा रही है? मूर्त चिंतन की बात हो रही है। यानी कि जो चीज़, जो वस्तु उसके सामने में रहेगा, उसी को देख के इस पे चिंतन करेगा, तर्क करेगा। तो ये मूर्त चिंतन की अवस्था भी हो गई, ठीक है? और प्रत्यक्ष वस्तु यानी कि वो हो गया मूर्त। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
अगला प्रश्न दोस्तों, बाल्यावस्था में मित्रों का प्रभाव परिवार से अधिक होने लगता है। कारण है, इस समाज में सामाजिक स्वीकृति की जो आवश्यकता है वो बढ़ जाती है। तो चलिए मैं आप लोग को 5 सेकंड टाइम देता हूँ, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर वो ए होगा। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में जो बालक है, आपने देखा होगा खेल के लिए कितने ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। उनका जो ऊर्जा है ना? उनका जो उत्साह है, वो कमी नहीं होता, वो एकदम प्लस, 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 प्लस एकदम, मतलब हमेशा आप देखेंगे तो 100% उनका जो एनर्जी है खेल के लिए वो रहता है। तो बालक जो है अधिक समय तक, परिवार से भी अधिक समय तक किसके साथ रहता है? तो अपने मित्रों के साथ रहता है। और भई अब जिसके साथ रहेंगे लगाव, उसकी आदत तो सीख ही जाएँगे और उसको ही महत्व देंगे। तो जब बालक अपने मित्रों के साथ रहेगा तो परिवार से अधिक किसका महत्व देगा वो? मित्र को देगा। और इसी अवस्था में उसकी जो सामाजिक स्वीकृति की जो आवश्यकता है बढ़ जाती है। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों, एक 10 वर्षीय बालक जो है समूह यानी टीम गेम यानी समूह में नियमों का पालन करवाता है और निष्पक्ष निर्णय चाहता है। यह मुख्यतः किस विकास का संकेत है? अब देखिए, वो नियम का पालन कर रहा है, यानी कि ये उसकी नैतिकता की बात हो गई, नैतिकता हो गई, ठीक है? और निष्पक्ष निर्णय यानी कि सामाजिक बात हो गई। तो क्या इसका भाषा विकास है? नहीं। क्या केवल शारीरिक विकास है? बिल्कुल भी नहीं। क्या संवेदी विकास है? नहीं। तो फिर हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, नैतिक एवं सामाजिक विकास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। बाल्यावस्था में भाषा विकास का स्तर शैशवावस्था की अपेक्षा अधिक परिष्कृत होता है। ठीक है? कारण क्या भाई? कि विद्यालय शिक्षा और सामाजिक संपर्क भाषा को समृद्ध करते हैं। अब आपको तो ऑप्शन भी देखने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई बालक शैशवावस्था में है तो टूटे-फूटे शब्दों से बात करता है ना, धीरे-धीरे सीख रहा है। लेकिन बाल्यावस्था में आते ही वो कहाँ जाना शुरू कर देता है? तो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। तो स्कूल में उसको टीचर सिखाते हैं, वो अपने दोस्तों को देख के सीखता है, बाहर निकलता है, दुकान-वुकान पे जाता है कुछ खरीदने तो वहाँ दुकानदार की भाषा को देखता है, सुनता है, तो वहाँ से सीखता है वो। तो उसका जो भाषा है, शैशवावस्था की अपेक्षा परिष्कृत यानी कि शुद्ध हो जाता है ना? ठीक है? और इसका कारण है कि विद्यालयी शिक्षा और सामाजिक जो संपर्क है, जिससे भाषा को क्या करते हैं? समृद्ध करते हैं। ठीक है? तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, बाल्यावस्था को समूह की अवस्था यानी कि गैंग एज भी कहा जाता है। ये तो बिल्कुल सही है, मैंने प्रीवियस स्लाइड में इसको बताया ही था। और इस अवस्था में सहपाठी समूह का प्रभाव परिवार की अपेक्षा अधिक होने लगता है। भाई दोनों सही है, अभी तो हम करके आ रहे हैं सही प्रश्न कि भाई बच्चा जो है वो अपने परिवार की अपेक्षा सबसे अधिक कहाँ रह रहा है? तो दोस्तों के साथ रह रहा है, दिन भर खेल रहा है। तो भाई आप जिसके भी साथ रहेंगे दिन भर, आप जिस भी उम्र में हो, ठीक है? अभी भी आप जिस उम्र में होंगे, आप दिन भर जिसके साथ समय बिताएँगे, आपके लिए वही महत्वपूर्ण होगा, है ना? अगर आप किसी मित्र के साथ समय बिताते हैं या परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं, तो आपके लिए वही अधिक महत्वपूर्ण होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता बाल्यावस्था के सामाजिक विकास की नहीं है? अब ध्यान देने वाली बात है कि ये बाल्यावस्था बोल रहा है और बाल्यावस्था के सामाजिक विकास की बात कर रहा है ना? तो हमको इसी के अनुरूप देखना पड़ेगा। सहयोग की भावना, समूह में कार्य करना, नियमों का पालन करना या माता-पिता पर पूर्ण निर्भरता। तो देखिए, बच्चा जब एक-दूसरे के साथ रहते हैं तो उनमें सहयोग की भावना जो है जागृत होती है और जब समूह में रहेंगे, जब सहयोग रहे जब मतलब एक साथ खेलेंगे वो, तो उस समूह में ही तो कार्य करते हैं ना, एक ही साथ खेलते हैं ना, तो समूह में कार्य करना बिल्कुल, नियमों का पालन करना। आप देखे होंगे जो गली क्रिकेट होता है, उसमें कैसे-कैसे नियम बनाते हैं बच्चे लोग कि देखो भई, अगर आपका जो बॉल है अगर एक टॉप हो गया और उसके बाद भी अगर बॉल किसी ने पकड़ लिया तो आप आउट हो जाएँगे। अगर आपका जो बॉल है उसके बाहर गया तो भी आप क्या हो जाएँगे? आउट हो जाएँगे। तो बहुत सारे नियम बना लेते हैं ना, उस नियम के अनुरूप खेलते हो। तो नियमों का पालन भी देखने को मिलता है बाल्यावस्था में, लेकिन माता-पिता पर पूर्ण निर्भरता बच्चों की नहीं रहती है। अब वो खुद से कपड़ा पहनना,
तैयार होना, है ना? खेलने जाना, ये स्वयं से वो कर लेते हैं। और ये जो विशेषता है दोस्तों, ये हमारे शैशवावस्था की विशेषता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट जरूर करें दोस्तों। चलिए, पहला अगला प्रश्न है, कथन कहता है कि बाल्यावस्था में बच्चे नियमों वाले खेल यानी कि रूल गेम्स अधिक पसंद करते हैं, ठीक है? इस अवस्था में उनमें सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा नियमों की समझ विकसित हो जाती है। अभी पिछले एक स्लाइड में भी हमने ऐसे ही कुछ मिलता-जुलता प्रश्न किया था। तो भाई बच्चे इस उम्र में रूल वाले गेम से भी खेलते हैं, कबड्डी, क्रिकेट, खो-खो, है ना? अधिक पसंद करते हैं, ये तो बिल्कुल सत्य हो गया। और इसी अवस्था में उनमें सहयोग की, प्रतिस्पर्धा और नियमों की समझ जो है वो विकसित हो जाती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाल्यावस्था के भाषा विकास की नहीं है? देखिए, किस अवस्था की बात कर रहे हैं? बाल्यावस्था की। और किसके विकास की? तो भाषा विकास की। और क्या है? तो नहीं। प्रश्नों को ऐसे डिफाइन किया कीजिए, वरना एग्जाम हॉल में हम नहीं को नहीं पढ़ पाते और फिर हमारा आंसर जो है गलत हो जाता है। तो बाल्यावस्था में भाषा विकास की विशेषता नहीं है, हमको उसको ढूँढना है। शब्द भंडार में वृद्धि, बिल्कुल, ये तो होता है, दोस्तों से होता है, परिवार से होता है, विद्यालय से होता है ना? स्पष्ट अभिव्यक्ति, बिल्कुल, वो जो भी बोलते हैं, जो भी विचार प्रकट करते हैं, जो भी अभिव्यक्ति उनकी रहती है, वो एकदम स्पष्ट, साफ हो जाती है। जटिल वाक्यों का प्रयोग, बिल्कुल, ये लोग ये भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन केवल देखिए, पहली बात तो केवल ये एक नेगेटिव वर्ड हो गया। उसके बाद लिखा है, रोकर अपनी आवश्यकता व्यक्त करना। क्या बाल्यावस्था में बालक रो के अपनी चीज़ों को बताता है कि मुझे भूख लगा है या मुझे घूमने जाना है या मुझे खेलने के लिए जाना है? बल्कि वो तो स्पष्ट बोलता है ना कि मैं जा रहा हूँ, उसके अपने राम दोस्त के साथ, मैं राजू के साथ ही ये 1 घंटा खेल के आ रहा हूँ या मैदान जा रहा हूँ, वहाँ खेल के आ रहा हूँ। और रोकर अपनी आवश्यकता व्यक्त करना, ये विशेषता है दोस्तों शैशवावस्था की, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने कक्षा 5 के बच्चों को ठोस वस्तुओं की सहायता से भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस को समझाया। तो यह पियाजे की किस अवधारणा का अनुरूप है? क्या वो संवेदी अंगों से समझा रहे हैं? संवेदी अंग कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कौन-कौन से होते हैं? आँख, ठीक है? नाक, कान, त्वचा और जीभ, ठीक है? ये हमारी जो है 5 संवेदी अंग है ना, सेंसरी मोटर स्टेज। इसी से बच्चा उस अवस्था में सीखता है, सहसावस्था में। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि तो सहसावस्था हो गया। पूर्व संक्रियात्मक, ये तो क्रिया करने से पहले की अवस्था है ना, जीन पियाजे ने कहा था कि क्रिया करने से पूर्व की अवस्था। तो ये भी नहीं होगा। औपचारिक, अब औपचारिक यानी कि यहाँ पे बात हो जाएगा अमूर्त की, यानी कि बच्चे के सामने जो चीज़ मौजूद नहीं है, उस पे तर्क चिंतन कर रहे हो। लेकिन यहाँ तो बात हो गई ठोस वस्तु, तो ठोस वस्तु कैसे रहेगी? ठोस वस्तु तो मूर्त रहेगी, और जब मूर्त रहेगी तो आपका सही आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। कक्षा 4 का एक विद्यार्थी बार-बार प्रश्न पूछता है और हर गतिविधि के पीछे क्यों जानना चाहते हैं, कि मतलब ये क्यों हो रहा है? ठीक है? ये असेंबली में हम गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? लंच करने से पहले यदि हम भोजन मंत्र पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? उसके पीछे के लॉजिक्स को जानना चाह रहे हैं। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे चुप रहने के लिए कहना चाहिए? नहीं, गलत है। प्रश्न पूछने पर दंड देना चाहिए? नहीं, बल्कि उसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल पुस्तक को याद उत्तर जो याद करने को कहना? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर दोस्तों, कि उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करते हुए, यानी जो पूछ रहा है उसे जिज्ञासा को और प्रोत्साहित करके, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया बेटा, चलो हम इसको आंसर को ढूँढते हैं, चलो इसके आंसर को हम जानते हैं, है ना? खोज आधारित अधिगम का अवसर देना, बिल्कुल, ये हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई शिक्षक कक्षा तीसरी के बच्चों को केवल रटने पर जोर देता है, देखिए केवल यानी कि यहीं से ये नेगेटिव हो गया ये सवाल, है ना? और गतिविधियों का उपयोग नहीं करता है, तो वह मुख्यतः किस सिद्धांत की उपेक्षा कर रहा है? क्या वो दंड सिद्धांत की उपेक्षा कर रहे हैं? नहीं। क्या वो शास्त्रीय अनुबंधन की उपेक्षा कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं।
है ना? क्या वो परिपक्वता सिद्धांत की उपेक्षा कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये बाल केंद्रित जो चाइल्ड सेंटर्ड है कि हमारे स्टडी में, हमारे पढ़ाई में सेंटर में कौन है? तो चाइल्ड है, यानी कि चिल्ड्रन है, ठीक है? लेकिन वो तो केवल रटने पे जोर दे रहा है ना, वो बच्चों के समझ पे कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बाल केंद्रित अधिगम। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, एक 13 वर्षीय छात्र बार बार पूछता है मैं बड़ा होकर क्या बनूं, लोग मुझे कैसे देखते हैं? तो यह किस विकासात्मक विशेषता को दर्शाता है? क्या ये भाषा विकास को दर्शा रहा है? नहीं। क्या ये संवेदी विकास को दर्शाता है? बिल्कुल भी नहीं। ये सामाजिक समायोजन की बात कर रहा है? ये भी नहीं होगा। बच्चे यहाँ पे अपनी पहचान निर्माण की बात कर रहे हैं ना, कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, उसी से तो उसका पहचान होगा। तो ये पहचानात्मक निर्माण विकास की अवस्था है। देखिए एरिक्सन ने भी कहा है कि किशोरावस्था की प्रमुख चुनौती क्या है? पहचान निर्माण, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? है ना? नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहचान की खोज, अभी हमने एरिक्सन का नाम देखा, ये तो है, तो ये तो होगा नहीं। अमूर्त चिंतन, बिल्कुल, किशोरावस्था में जो बालक है वो अमूर्त चिंतन में परिपक्व हो जाते हैं। संवेगात्मक स्थिरता, है ना? चलिए इसको हम अभी साइड रखते हैं। स्थिर एवं पूर्ण व्यक्तित्व, तो देखिए हमको मिल गया ना ये हमारा सही आंसर। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो भाई किशोरावस्था में जो व्यक्ति, जो बालक होते हैं, वो स्थिर नहीं होते हैं, क्योंकि उनको हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा रहता है ना? वो भी समायोजन सीख रहे होते हैं। उनका शारीरिक, मानसिक बदलाव जो है काफ़ी तीव्र हो जाता है किशोरावस्था में। तो इसलिए स्थिर एवं पूर्ण व्यक्तित्व नहीं होगा। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों, कथन है कि किशोरावस्था में संवेगात्मक उतार चढ़ाव अधिक होते हैं, कारण कि इस अवस्था में हार्मोनल परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। बिल्कुल, जो इमोशंस है उनमें काफी हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिसमें भावना ग्रंथियों का जिक्र बार बार आता है, प्रश्न में पूछा जाता है, जिसका एक नाम है इलेक्ट्रा, है ना? इलेक्ट्रा, और एक का नाम है ओडिपस। इलेक्ट्रा जो है वो गर्ल के, यानी कि लड़कियों के अंदर मिलता है, और ओडिपस जो है वो लड़कों में रहता है। और ये क्या है, इलेक्ट्रा जो गर्ल्स में होती है, ये जो है अपने विषम लिंगी, यानी कि जब बाल्यावस्था में रहते हैं तो आप देखे होंगे कि जो बेटियां होती हैं वो अपने पिता के ज्यादा करीब होती हैं। किसके वजह से? इलेक्ट्रा की वजह से। और बालक जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है? ओडिपस होता है, और ओडिपस ये भी विषम लिंगी आकर्षित करता है। और बाल्यावस्था में जो बालक है वो अपनी माँ के अत्यधिक नजदीक रहता है, ठीक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, दोनों सत्य हैं तथा आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को किसी सामाजिक समस्या, है ना, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक समस्या पर दोनों पक्षों के तर्क प्रस्तुत करने और निष्कर्ष निकालने के लिए कहता है। तो यह गतिविधि जो है मुख्यतः किसे प्रोत्साहित करती है? क्या केवल शारीरिक विकास को? नहीं। केवल भाषा विकास को? हम्म। केवल संज्ञानात्मक विकास को? ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अमूर्त एवं आलोचनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न दोस्तों, कक्षा 9वीं का एक छात्र अपने रूप रंग को लेकर बहुत चिंतित रहता है ना? कुछ बच्चे होते हैं जो अपने रंग को लेके, मान लीजिए अगर वो सांवले हैं तो अपने इस रंग को लेके, या किसी का हाइट का मतलब अपने हाइट को लेके बहुत चिंतित रहते हैं, है ना? तो एक शिक्षक का सबसे उचित व्यवहार इसमें क्या होगा? उसका मजाक उड़ाना? नहीं, ये तो गलत, देखते ही गलत हो जा रहा है। उसे अनदेखा करना? बिल्कुल भी। शिक्षक को सभी पे ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। केवल पढ़ाई पर ध्यान देने कहना, ऐसे में तो फिर बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमेशा पढ़ाई पढ़ाई पे रहेगा, वो पढ़ाई पे ध्यान रहेगा तो बोर हो जाएगा ना, तो फिर सीखने की गति उसकी कम हो जाएगी। इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि उसे भावनात्मक सहयोग और सकारात्मक परामर्श देना एक शिक्षक का यही दायित्व रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कक्षा 8 की एक छात्रा किसी सामाजिक समस्या पर विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाकर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। यह मुख्यतः किस क्षमता का संकेत है? तो देखिए, अनुकरण तो हम देख के सीखते हैं ना, तो अनुकरण तो होगा नहीं। केवल भाषा का विकास इसमें होता है? नहीं, ये भी नहीं होगा।
क्या केवल स्मृति का विकास? तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा अमूर्त एवं आलोचनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न दोस्तों, किशोरावस्था में आत्मसम्मान का विकास तीव्र गति से होता है। बिल्कुल एकदम सही है। उनमें सामाजिक अपना पहचान बनाने का, सेल्फ रिस्पेक्ट का जो भावना है वो काफी हाई रहता है। कारण है कि किशोर जो है स्वयं का मूल्यांकन दूसरों की प्रतिक्रिया एवं सामाजिक स्वीकृति के आधार पर ही करने लगते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 29, देखिए, कक्षा 8वीं का एक छात्र किसी सामाजिक समस्या पर अपनी अलग राय रखता है और विचारों के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करता है। यह मुख्यतः किस विकास का संकेत है? देखिए, 8वीं के छात्र है और वो सामाजिक समस्या पर अपनी अलग से राय रख रहा है, यानी कि यहाँ पे वो चिंतन कर रहा है। राय रखने के लिए उसने अपने मस्तिष्क का उपयोग किया, उसने यहाँ पे चिंतन का कार्य किया, ठीक है। और विचारों के समर्थन में तर्क भी प्रस्तुत कर रहा है, यानी कि यहाँ पे वो अमूर्त चिंतन कर रहा है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम इसके ऑप्शंस को। क्या ये विकास केवल भाषा का विकास है, केवल सामाजिक विकास है, अमूर्त एवं आलोचनात्मक चिंतन का विकास है, या केवल संवेगात्मक विकास है? तो दोस्तों ये संवेगात्मक विकास तो बिल्कुल नहीं होगा, केवल भाषा का विकास ये भी नहीं होगा, केवल अगर हम सामाजिक विकास कहें तो ये भी अनुचित होगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमूर्त एवं आलोचनात्मक चिंतन का विकास। देखिए, आलोचनात्मक चिंतन को मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल आप सीडीपी जो सब्जेक्ट है, आप इसे दो जगह से पढ़ते हैं। आपका प्लेटफॉर्म मान लीजिए कोई ए है ना? आप मान लीजिए प्लेटफॉर्म ए से कुछ पढ़ रहे हैं, एक आपका प्लेटफॉर्म बी है, ठीक है? तो आप जो है 4 दिन यहाँ पढ़ेंगे, 4 दिन यहाँ पढ़ेंगे, फिर इसमें आप तुलना करेंगे इन दोनों में कि मुझे दोनों जगह में कहाँ ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, कहाँ पे कंटेंट अच्छे से कवर हो रहा है, फिर कहाँ से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, कहाँ से आपका जो थ्योरी है पूरा कंप्लीट क्लियर हो जा रहा है। तो उसके बाद आप जिस जगह पे वापस जॉइन करेंगे, परमानेंट पूरा कोर्स आप कंप्लीट करेंगे, तो ये आपने किसके वजह से किया? तो आपने अपने आलोचनात्मक चिंतन के वजह से किया। आप इसके जो गुण एवं दोष हैं उसको आप जान गए और इसके जो गुण दोष हैं आपने उसको जान गए और फिर उसके आधार पे आपने फैसला किया। तो इसी चीज को कहते हैं हम आलोचनात्मक चिंतन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देख लीजिए, यह पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है जिसका उम्र उन्होंने बताया था 11 या फिर कहीं कहीं हमें देखना पड़ता है 12 वर्ष से आगे, 12 वर्ष प्लस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था के सामाजिक विकास की नहीं है? यहाँ पे प्रश्न नहीं की है और किसका? तो सामाजिक विकास का। देखिए, मित्रों का बढ़ता प्रभाव, स्वतंत्रता की इच्छा, सामाजिक पहचान की खोज, ये केवल माता पिता पर पूर्ण निर्भरता। उत्तर तो खैर आप लोग देख ही चुके होंगे, आप लोग को समझ आ ही गया होगा, लेकिन थोड़ा सा हम डिफाइन इसको करते हैं। देखिए, मित्रों का बढ़ता प्रभाव यानी कि आपकी सामाजिकता को दर्शाता है कि आप सामाजिक हो रहे हैं, तभी तो आप मित्रों का प्रभाव आप अपने ऊपर ले रहे हैं। स्वतंत्रता की इच्छा, ये भी सामाजिक विकास को दर्शा रहा है। सामाजिक पहचान की खोज, ये तो सामाजिकता का एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। लेकिन केवल माता पिता पर पूर्ण निर्भरता, ये तो हमारी शैशवावस्था का गुण है ना भाई, ये किशोरावस्था में थोड़ी आ जाएगा। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, किशोरावस्था में व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, वह माता पिता पर पूर्ण निर्भर नहीं रहता। अगला प्रश्न दोस्तों, कक्षा 9वीं का एक छात्र हर विषय पर एक अलग दृष्टिकोण रख रहा है। अब देखिए यहाँ पे अलग दृष्टिकोण रख रहा है बच्चा ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रहा है वो, और शिक्षक से पूछता है यदि नियम बदल दिए जाए तो क्या परिणाम होंगे? यह किसका उदाहरण है? क्या ये संवेगात्मक विकास है? क्या ये सामाजिक विकास है? क्या ये औपचारिक यानी कि अमूर्त चिंतन है, या फिर भाषा विकास है? मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा बोले कि सर हम इसे तो ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं, इसे सी बोलते हैं, लेकिन मान लीजिए हम इसे बी बोलें, ठीक है, इसे हम ए बोलें और इसे हम डी बोल देते हैं। तो अगर हम ऐसा बोलेंगे सर, तो ए से जेड तक हम बोल, ए से अगर हम जेड तक चलें तो सबके उपनाम क्या-क्या होंगे, फिर हमें क्या-क्या तकलीफ या कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं। यानी कि आप ये चिंतन कर रहे हैं, तो क्या आपको प्रत्यक्ष में उसकी कठिनाइयाँ, कुछ समस्याएँ आ रही हैं? नहीं आ रही है ना, यानी कि वो तो अमूर्त है। तो ये हमारे संज्ञात्मक विकास में ये भी नहीं आएगा, क्योंकि हर विषय पर उसका अलग दृष्टिकोण है ना? और ये यदि नियम बदल दिए जाएँ तो क्या परिणाम होंगे? मतलब कि नियम
अभी बदला नहीं है, लेकिन अगर बदल दे तो परिणाम क्या होंगे, परिणाम अभी सामने आया नहीं है, तो जो आया नहीं यानी कि वो क्या हो गया, वो हमारा अप्रत्यक्ष हो गया ना भाई। तो जब अप्रत्यक्ष हो गया यानी कि हम इसी को क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं। और अमूर्त को जिन पे आज किस नाम से बुलाते हैं, तो औपचारिक के नाम से बुलाते हैं। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, औपचारिक चिंतन यानी कि अमूर्त चिंतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह काल्पनिक परिस्थितियों पर विचार करना है जो औपचारिक चिंतन की प्रमुख विशेषता है। चलिए दोस्तों, हम इसको देखते हैं। कथन कहता है कि किशोरावस्था में साथियों का प्रभाव माता-पिता की अपेक्षा अधिक हो जाता है, हो सकता है। चलिए ठीक है। किशोर अपनी पहचान एवं सामाजिक स्वीकृति साथियों के बीच खोजने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा कि जो किशोर होते हैं, उनको माता-पिता यदि कोई बात बोले, तो वो उन्हें जो है एकदम मतलब गलत लगता है कि नहीं, उन्हें समझ नहीं आता, वो आज के ज़माने के अनुसार नहीं है, उनका जो सोच है काफ़ी पिछड़ा हुआ है ना? तो अपने माता-पिता की अपेक्षा वो अपने किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? तो अपने दोस्तों को अधिक महत्व देते हैं। भाई ये तो आज के ज़माने का, ये तो जेन ज़ी मतलब आजकल जेन ज़ी चल रहा है ना दोस्तों। तो मेरा दोस्त जेन ज़ी है, मेरे माता-पिता तो मिलेनियल हैं। वो क्या ही हमारे चीज़ों को समझ पाएँगे। अब कारण ये दे रहा है कि किशोर अपनी पहचान एवं सामाजिक स्वीकृति साथियों के बीच खोजने का प्रयास करता है। बिल्कुल, आप देखे होंगे कि जो लड़के या लड़कियाँ हैं, वो अपने ग्रुप में ज़्यादा सजते हैं, सँवरते हैं, जिससे कि मतलब वो जो है एक यूनिक लिखे दिखे, है ना? मतलब वो सबसे एक अलग उभर के आएँ, है ना? अपना मतलब एक अलग पहचान दर्शाना चाहते हों। तो ये जो है हमारा जो कथन है ना? अब इसको हम समझते हैं। ऑप्शन ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर जो है सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है, या फिर ए असत्य है या फिर आर सत्य है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि ए और आर जो है दोनों के दोनों सही हैं और ए जो है आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। देखिए किशोरावस्था में मित्रों की राय और समूह की स्वीकृति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए यदि कोई स्टाइल ऐसा हो जो कि अभी का ट्रेंडिंग ना हो, ठीक है? तो दोस्त जो है वो मतलब वैसा गेटअप रखना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि सारे दोस्त जो है बोलेंगे अरे यार तू क्या बोरिंग वही स्टाइल ले लिया। तो वो अपने दोस्तों के जो राय हैं, जो उनका स्वीकार्यता है, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने माता-पिता को नहीं देते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक 15 वर्षीय छात्र कहता है, मेरे माता-पिता मुझे नहीं समझते, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में चर्चा किए थे इस पे, लेकिन मेरे मित्र मुझे समझते हैं। तो यह मुख्यतः किस विकासात्मक विशेषता का संकेत है? क्या ये भाषा विकास होगा? नहीं। क्या ये शारीरिक विकास होगा? नहीं। क्या ये नैतिक विकास हम कह सकते हैं इसको? तो भाई इसमें तो कुछ नैतिकता तो स्पष्ट है नहीं, तो ये नैतिक विकास होगा नहीं। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास। देखिए मित्रों से भावनात्मक जुड़ाव और सामाजिक स्वीकृति का महत्व बढ़ना सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। कथन है कि किशोरावस्था में नैतिक निर्णय लेने की क्षमता अधिक परिपक्व होने लगती है। किशोर केवल दंड या पुरस्कार के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो देखिए किशोरावस्था में नैतिक निर्णय लेने की जो क्षमता है अधिक परिपक्व होने लगती है, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो 110% सही है। लेकिन क्या किशोर केवल, ये एक नेगेटिव वर्ड है ना, ध्यान रखिएगा, केवल दंड या पुरस्कार के आधार पर निर्णय लेते हैं? अगर केवल दंड और पुरस्कार की बात करेंगे हम, तो फिर नैतिकता से निर्णय कैसे ले पाएगा? ये तो एक दूसरे के कटाक्ष हो गए ना, ये तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। यदि आपके अंदर नैतिकता है ना? यदि आपके अंदर नैतिकता है, तो आप इसे केवल दंड या पुरस्कार के लिए आप नहीं कर सकते। या तो दंड पुरस्कार के लिए आप करेंगे तो आपके अंदर नैतिकता देखने को नहीं मिलेगी, और यदि आपके अंदर नैतिकता है, तो आप केवल दंड या पुरस्कार के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। ठीक है? तो स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ए सत्य है और आर जो है असत्य है। जैसे कि चलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं भगत सिंह, ठीक है? भगत सिंह के बारे में हम थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। भाई इनको भूलना नहीं चाहिए, हम भूल भी नहीं सकते, और 15 अगस्त आने वाला है तो बिल्कुल ये तो ख़ैर हमें 12 महीने याद रखने चाहिए इनको। देखिए, भगत सिंह के अंदर निर्णय लेने की क्षमता, नैतिक, ठीक है? नैतिकता से आप समझिए, नैतिकता से उन्होंने निर्णय लिया, किशोरावस्था में थे वो। तो क्या वो केवल दंड या पुरस्कार के लिए थे कि लोग इन्हें क्रांतिकारी कहें, लोग इन्हें नेता माने, लोग इन्हें मतलब वीर कहें, भारत का वीर कहें? क्या केवल इस
इस पुरस्कार के लिए इन्होंने अपनी जान कुर्बानी की? नहीं। उन्होंने देखा कि जब भारतवर्ष गुलाम था, तो हम भारतीय लोगों को आज़ाद करने के लिए ताकि हम खुशहाली से रह पाएँ, हम किसी के गुलाम ना रहें, है ना? इस आधार पर उन्होंने अपने कार्य को किया। तो इसलिए जो किशोर होते हैं वो नैतिकता से निर्णय लेते हैं, है ना? वो सही और गलत के लिए सोचते हैं, वो केवल दंड या पुरस्कार के लिए कार्य नहीं करते। देख लीजिए, कोहलबर्ग के अनुसार किशोरावस्था में व्यक्ति जो है नैतिक मूल्यों पर विचार करना शुरू करता है, वह केवल दंड और पुरस्कार पर निर्भर नहीं रहता। अगला प्रश्न दोस्तों, कक्षा 10वीं का एक छात्र किसी सामाजिक नियम से असहमत है, ठीक है? और उसके पक्ष विपक्ष में तार्किक तर्क प्रस्तुत करता है। शिक्षक को इसमें क्या करना चाहिए? उसकी बातों को अनुशासनहीनता का मानकर रोक देना चाहिए, केवल पाठ्यपुस्तक का उत्तर स्वीकार करना चाहिए, तर्क, प्रमाण, सम्मानजनक चर्चा के माध्यम से उसके विचारों को दिशा देना चाहिए या उसे कक्षा से बाहर भेज देना चाहिए। तो दोस्तों पहले तो हम इसमें जितने भी अपने नकारात्मक जो ऑप्शंस हैं हम उसको हटाते हैं, ठीक है? देखिए, कक्षा से बाहर तो हम भेज नहीं सकते क्योंकि हमारा जो शिक्षा अभी है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है? सेंटर हमारे बच्चा है, तो हम उसे कक्षा से बाहर भेज नहीं सकते। केवल ये भी एक नकारात्मक वर्ड है, इसको ध्यान रखिए। जहाँ जिस ऑप्शन में केवल आ जाए, आप उसे तुरंत हटा दीजिएगा। केवल दिख गया, तो केवल दिख गया तो ये भी हमारा नकारात्मक हो गया कि हम केवल पाठ्यपुस्तक, भाई पाठ्यपुस्तक तो जीवन से जोड़ के पढ़ाना है ना हमें, और ये केवल पाठ्यपुस्तक कह रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब अगला है दोस्तों, उसकी बात को अनुशासनहीनता मानकर रोक देना। देखिए, यदि आप किसी बच्चे कोई अगर बच्चा अनुशासनहीनता कर भी रहा है, तो आप यदि उसे केवल रोक देंगे, तो उसका अनुशासनहीनता रुकेगी नहीं, बल्कि और बढ़ेगी। आप उसकी बातों को समझिए, है ना? उस पे तर्क दीजिए, प्रमाण दीजिए और सम्मानजनक चर्चा करिए ताकि बच्चे को समझ में आए कि वो अनुशासनहीनता कर रहा है, फिर आगे से वो उसको नहीं करेगा, ठीक है? तो उसके माध्यम से आप उसके विचारों क्या करेंगे, एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तर्क, प्रमाण, सम्मानजनक चर्चा के माध्यम से उसके विचारों को दिशा देना, ठीक है? किशोरावस्था में स्वतंत्र चिंतन विकसित होता है, वो किसी का गुलाम नहीं रहता है। किशोरावस्था में जो किशोर होता है, उसको चिंतन होता है, स्वतंत्र होता है और शिक्षक को चर्चा को सीखने का अवसर बनाना चाहिए, यानी कि बच्चों से चर्चा करनी चाहिए, ठीक है? और यदि वो कहीं गलत है, तो स्पष्टीकरण देना चाहिए, प्रमाण देना चाहिए ताकि बच्चे जो है, जो धारणा बना के रखे हैं, वो अपनी धारणाओं को बदलें और सही धारणा को स्वीकार करें। अगला प्रश्न दोस्तों, कक्षा 8वीं का एक विद्यार्थी कक्षा में कम बोलता है, ठीक है? लेकिन लिखित कार्य में वो उत्कृष्ट है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? चलिए, उसे कमज़ोर विद्यार्थी मान लेना, पूरी कक्षा के सामने उसकी आलोचना करना, उसे विभिन्न प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना तथा मौखिक सहभागिता बढ़ाने में सहायता करना या उसे केवल लिखित कार्य ही करने देना। तो देखिए, सबसे पहले तो कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता। यदि कोई विद्यार्थी कमज़ोर है, तो विद्यार्थी कमज़ोर ना होके वो वहाँ पे कमज़ोर कौन हो रहा है? वहाँ पे कमज़ोर शिक्षक हो रहा है क्योंकि एक शिक्षक अगर अपना पूरा 100% देता है, तो कोई भी विद्यार्थी जो है कमज़ोर नहीं रह सकता। तो विद्यार्थी को कमज़ोर मानना ये तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए जो ऑप्शन ए है वो तो हट जाता है। उसे केवल देखिए, केवल जहाँ दिखे सबसे पहले उसे आउट करिए क्योंकि प्रश्न यहाँ पे जो है सकारात्मक है, तो हम नकारात्मक ऑप्शन को रख ही नहीं सकते। केवल दिखा, आगे पढ़ नहीं कर सकता नहीं, आप उसे वहीं पे कट कर दीजिए। पूरी कक्षा के सामने उसकी आलोचना करना, क्या आप उसकी आलोचना करेंगे तो क्या वो बच्चा बोलने लगेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा, बल्कि वो तो और शर्मसार हो जाएगा। उसके अंदर तो और जो है क्या बोलना चाहिए असंतुष्टि का भाव हो जाएगा, है ना? नकारात्मकता उसके अंदर भर जाएगी। हो सकता है अगले दिन से वो विद्यालय ना आए 2-4 दिन तक। तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते, आलोचना हम उसकी बुराई कर नहीं सकते। तो जो ऑप्शन बी है ये भी हट जाएगा, डी भी हट गया, बचा ऑप्शन सी। हालाँकि प्रश्न यही सही है उत्तर यही सही है लेकिन थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसे विभिन्न प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना है, मतलब बच्चा जैसे भी अपनी अभिव्यक्ति को मतलब प्रस्तुत करे, चाहे वो लिखित हो, चाहे वो मौखिक हो, जैसे भी, है ना? उसको पर्याप्त अवसर देना, लेकिन साथ में उसकी मौखिक सहभागिता बढ़ाने में सहायता करनी। यानी कि बच्चा यदि बोलने में कम बोल रहा है, तो आप उसे प्रोत्साहित करें। अगर वो मान लीजिए किसी परिभाषा को यदि 50% बोल रहा है, तो 50% शिक्षक को बोल के उसको पूरा कर देना चाहिए, ताकि बच्चा जो है मतलब वो बोलना सीखे, अगर वो कम बोलता है तो, ठीक है? देखिए, प्रत्येक किशोर की जो है अभिव्यक्ति की शैली अलग हो सकती है ना? कोई हो सकता है कोई बोलने में ज़्यादा अच्छा हो सकता है कोई लिखने में ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है? जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे बोलने की स्पीड ज़्यादा है और लिखने की स्पीड कम है, ठीक है? तो एक शिक्षक का कार्य है कि एक सुरक्षित वातावरण देकर उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना है।
ताकि बच्चा जिस क्षेत्र में कमजोर है उसमें वो आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि कक्षा 7वीं का एक छात्र जो है बार-बार अपने मित्रों के प्रभाव में निर्णय लेता है, ठीक है? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी कि उसके दोस्त हैं बार-बार बोलते हैं चल ना आज हम स्कूल से ना बंक मारते हैं, ठीक है? आज स्कूल में ये करते हैं, चाहे आज हम विद्यालय नहीं जाते, जो भी कोई भी मतलब कार्य करते हैं कहते हैं और वो जो छात्र है अपने मित्रों के प्रभाव में बार-बार आ जाता है। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या उसे दंड देना चाहिए? उसे समूह से अलग कर देना चाहिए? सकारात्मक गतिविधियाँ आयोजित करना या उसे अनदेखा करना? तो देखिए, हम उसे दंड तो देंगे नहीं, नकारात्मक हो गया। अनदेखा करना, ये भी नकारात्मक हो गया। उसे समूह से अलग कर देना, देखिए समूह से आप अलग कर देने से वो बच्चा जो उनके प्रभाव में नहीं आएगा, ये स्पष्ट नहीं है। आपने एक मूवी है, आप सभी देखे होंगे थ्री इडियट्स वाला, ठीक है? उसमें जो एक उनका दोस्त रहता है कोई राजू, है ना? तो उसको तो अलग कर दिए थे वो, क्या तो नाम था उसका, याद नहीं मुझे, है ना? तो उसके साथ उसको शिफ्ट कर दिए थे। तो क्या ये राजू उसी के साथ था? नहीं था। वो लास्ट में तो उनके साथ आ गया ना, एक आध महीने बाद ही एक के साथ कोई एग्ज़ाम वगैरह हुआ, उसके बाद उस फ़िल्म में दिखाया गया है कि राजू जो है वापस अपने पुराने दोनों दोस्तों के पास चले जाता है। तो आप उसे समूह से अलग करके अपने उसके उनके दोस्तों के प्रभाव को आप कम नहीं कर सकते, बल्कि उसके स्थान पर आप सकारात्मक जो है समूह गतिविधियाँ आयोजित कराएँगे, तो जो खराब नहीं मतलब जो नकारात्मक बच्चे हैं, जो गलत कार्यों में सम्मिलित हैं, है ना? संलिप्त हैं, वो धीरे-धीरे या तो जो बालक है, जो अच्छा बालक है, उसका साथ छोड़ देंगे या फिर वो स्वयं अच्छे हो जाएँगे। तो जो बच्चा जो 7वीं को 12 प्रभावित हो रहा है, तो उसके जो समूह हैं, पूरे समूह को ही सकारात्मक गतिविधियों में आप लगा दीजिए, ठीक है? देखिए, किशोरावस्था में मित्रों का प्रभाव सामान्य है, ठीक है? तो शिक्षक को एक सकारात्मक समूह अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 8वीं का एक छात्र हर उत्तर में नई कल्पनाएँ प्रस्तुत करता है। अब देखिए, हर उत्तर में एक नई कल्पना यानी कि बात यहाँ पे हो गई अमूर्त चिंतन की, ठीक है? जो पाठ्य पुस्तक से अलग होती है, यानी कि पाठ्य पुस्तक में है ही नहीं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल पुस्तक का उत्तर स्वीकार करना चाहिए, उसे गलत घोषित कर देना चाहिए, उसके विचारों को सुनना, प्रमाण के आधार पर चर्चा करना और रचनात्मकता वाली सोच को प्रोत्साहित करना या उसे उत्तर लिखने से रोक देना। चलिए हम सबसे पहले अपने टेक्निक के हिसाब से नकारात्मक ऑप्शंस को हटा देते हैं। केवल शब्द आया, मैं आगे पढ़ूँगा ही नहीं, मैं कट कर दिया। उसे गलत घोषित, देखिए बच्चा कभी गलत होता ही नहीं है, गलत यदि कोई होगा तो शिक्षक होगा। आप इसको मान लीजिए, आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपका सीडीपी का उत्तर जो है कभी गलत नहीं होगा। बच्चे को हम गलत घोषित कर नहीं सकते, तो बी ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। आप बच्चे को कुछ करने से रोक नहीं सकते, आप उसे प्रभावित कर सकते हैं अपने कार्यशैली को दिखा के, लेकिन कह के आप नहीं रोक सकते। तो आप उसे रोकना जो है नकारात्मक हो जाएगा, तो ये भी कट हो गया। अब बचा ऑप्शन सी, यही सही है, लेकिन चलिए अब इसको हम थोड़ा डिफाइन करते हैं। उसके विचारों को सुनना, है ना? वो जो नई कल्पनाएँ ला रहे हैं, सबसे पहले आप उसे सुनिए, ठीक है? फिर उससे प्रमाण पूछिए कि चलो आपने कहा उसे कुछ प्रमाण आप प्रस्तुत कर सकते हैं, तो बच्चा जो है उसके पीछे भी तर्क देगा या कुछ प्रमाण देगा। अब उस आधार पे आप चर्चा कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है? और उसकी जो रचनात्मक जो सोच है ना? मान लीजिए अगर वो सही है, तो रचनात्मक सोच आप प्रोत्साहित करेंगे और मान लीजिए यदि उसका जो जो कल्पनाएँ हैं, यदि मान लीजिए वो गलत हैं, ठीक है? वो सही नहीं है, तो बच्चा प्रमाण दे नहीं पाएगा। तो प्रमाण जब दे नहीं पाया तो आप प्रमाण दे सकते हैं ना, देखो बच्चा आपने जो ये सोचा, ये यहाँ पे ना थोड़ा-सा मिस्टेक हो रहा है आपसे। आप थोड़े-से यहाँ पे ना गलत हो। आप इसके स्थान पे ये सोचिए। तो बच्चे के अंदर क्या हुआ? रचनात्मक सोच आई, क्रिएटिविटी आई, है ना? और उसका जो गलत सोच था, धारणा, वो भी सुधर गया। तो कुल मिला के हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा कि एक शिक्षक को बच्चे की बातों को सुनना चाहिए, उसे प्रमाण के आधार पे उसे और चर्चा करना चाहिए और उसकी जो रचनात्मक सोच है, जो नए उत्तर को सोच रहा है, उस सोच को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों, चलिए हम कथनों पे थोड़ा-सा देखते हैं। बाल्यावस्था में मूर्त संक्रियात्मक चिंतन विकसित होता है। किशोरावस्था में औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन विकसित होता है। शैशवावस्था में अमूर्त चिंतन विकसित होते हैं। देखिए शैशवावस्था में तो अमूर्त चिंतन कभी विकसित हो ही नहीं सकता भाई। यहाँ पे तो मूर्त चिंतन भी हमें देखने को नहीं मिलता यदि हम जीन पियाजे के अकॉर्डिंग चले तो। ठीक है? क्योंकि अगर शैशवावस्था का हम सामान्यतः वर्गीकरण देखें तो जन्म से लेके 6 वर्ष तक को शैशवावस्था सामान्य तौर पे लिया जाता है। ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था में मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो है इस समय विद्यालय जाता है, इसलिए हम इसे विद्यालयी आयु भी कहते हैं, है ना? ये थोड़ा-सा
मुझे लिखने में थोड़ा-सा दिक्कत होता है दोस्तों इसमें कि अभी मैंने विद्यालय, ठीक है? विद्यालय आयु, विद्यालय की आयु। बाल्यावस्था में मूर्त संक्रियात्मक चिंतन विकसित होता है, ये तो सही है। किशोरावस्था में औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन विकसित होता है, ये भी सही है, लेकिन तीसरा हमारा गलत है। केवल 1 एवं 2 सही है, केवल 2 एवं 3 सही है, केवल 1 सही है, सभी सही है। सभी सही तो हो ही नहीं सकते, एक केवल सही है नहीं, केवल 2 एवं 3 सही ऐसा तो है ही नहीं, तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल 1 एवं 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सही क्रम को चुनिए। भाषा का विकास, सहपाठी समूह का प्रभाव या पहचान निर्माण। तो देखिए सबसे पहले बच्चे के अंदर भाषा विकास, जो कि हमें बताता है ये शैशवावस्था के बारे में, ठीक है। सहपाठी समूह का प्रभाव यानी कि बाल्यावस्था, है ना, कि मतलब मेरे दोस्त ने शकला का बुम बुम पेंसिल लिया है मम्मी मैं भी लूंगा, तो इस समय पर सहपाठी समूह प्रभाव हो गया। पहचान निर्माण यानी कि किशोरावस्था में जो बालक हैं, जो किशोर हैं, वो अपने पहचान स्थापित करने के लिए समाज में अपना एक औचित्य दर्शाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उसी पीछे लगे रहते हैं। तो हमारा जो क्रम होगा 1, 2, 3 ही होगा, पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। तो चलिए देखते हैं 1, 3, 2 ये तो नहीं होगा, 3, 2, 1 ये भी नहीं है, 2, 1, 3 ये भी नहीं है, 1, 2, 3 तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास अत्यंत तीव्र होता है। चलिए, बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन विकसित होते हैं, किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन विकसित होता है, शैशवावस्था में नैतिक निर्णय पूर्ण विकसित हो जाते हैं। तो देखिए कोहल वर्ग का जब आप सिद्धांत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि शैशवावस्था में नैतिकता जैसी कोई भी चीज बालक के अंदर देखने को नहीं मिलती। ये तो हमारा यहीं पे कट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा होगा नहीं। किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन विकसित होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। जीन पियाजे के अनुसार भी हम देखें तो जो औपचारिक चिंतन है, जो अमूर्त चिंतन है, वो 11 या 12 वर्ष के बाद, है ना, जो कि टीनेज यानी कि किशोरावस्था को दर्शाता है। ये भी सही हो जाए, ये सही हो जाएगा। बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन यानी कि जो मूर्त चीजों के ऊपर बच्चा जो है तर्क लगाना शुरू कर देता है, तो ये हमारा तार्किक चिंतन ऑप्शन दूसरा ये भी सही हो जाएगा। और पहला कथन है कि शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास अत्यंत तीव्र, है ना, तो ये लगभग 85 से लेके 90% के आसपास बालक का जो है मस्तिष्क का विकास हो जाता है, जो कि अत्यंत तीव्र है। बाल्यावस्था में 5% होता है मस्तिष्क का विकास और किशोरावस्था में 5% होता है उसका विकास, यानी कि किशोरावस्था में उसका जो है 100% हो जाता है। लेकिन 85 से 90% तो शैशवावस्था में हुआ है ना, तो ये पहला भी सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3। तो पहला ही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, 1 एवं 2, 1, 2 एवं 3 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, चलिए ये कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, बहुत लोगों से गलत होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लगाइए और चलिए देखते हैं। मैंने इसमें वही आंसर लिया है जो कि DSSB में उन्होंने लिया था। देखिए शैशवावस्था में क्या मूर्त चिंतन होता है? नहीं होता। तो शैशवावस्था में सबसे पहले आ जाएगा भाषा विकास। क्या बाल्यावस्था में अमूर्त चिंतन होगा? ध्यान दीजिए। आप तो कहेंगे सर अभी तक तो आपने किशोरावस्था में बताया था। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि बाल्यावस्था में अमूर्त चिंतन का जो विकास है वो तो नहीं होता, लेकिन प्रारंभ जरूर हो जाता है। पूर्ण विकसित नहीं होता, लेकिन प्रारंभ जरूर हो जाता है। बाल्यावस्था में अमूर्त चिंतन प्रारंभ होता है, विकसित जो है यानी कि कंप्लीट जो है वो किशोरावस्था में होता है, लेकिन प्रारंभ जो है वो बाल्यावस्था में हो जाता है। और किशोरावस्था में हमारा ऑप्शन सी यानी कि पहचान निर्माण, ये किशोरावस्था में ही होता है। तो चलिए पहले का ऑप्शन है बी, दूसरे का है ए और तीसरे का है सी। चलिए देखते हैं हम इसके अनुसार आंसर को। पहले का बी है, दूसरे का ए है, तीसरे का सी है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए शैशवावस्था में भाषा की नींव होती है, बाल्यावस्था में उसका विस्तार, लेकिन मैंने इसीलिए यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया है। हालांकि इस विकल्प के आधार पर सबसे सटीक मिलान शैशवावस्था भाषा, बाल्यावस्था नियम या सहपाठी और किशोरावस्था पहचान यानी कि अमूर्त के लिए होती है, लेकिन हमें आंसर वही सेलेक्ट करने हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो आंसर है वो, अब देखिए पहचान निर्माण ये तो बाल्यावस्था में कभी हो ही नहीं सकता, और है ना, ये तो ना शैशवावस्था में होगा, ना बाल्यावस्था में होगा, ना शैशवावस्था में होगा, तो हमारा तीसरा का तो सी ही होगा ना, ये तो कंप्लीट यहाँ पे क्लियर है। और शैशवावस्था में अमूर्त चिंतन हो नहीं सकता,
तो भाषा विस्तार ही होगा, इसलिए ये यहाँ पे सटीक बैठ रहा है। तो अब जो बचा उसे बाल्यावस्था में हम इसे लगा सकते हैं। हालांकि जीन पियाजे में भी आप जब पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है कि जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में रहता है तो उसी समय जो है अमूर्त चिंतन जो है वो प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में सही क्रम चुनिए। ठीक है, कि पहले बच्चा कैसे कैसे मतलब उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, अनुकरण, ठोस तर्क या अमूर्त तर्क। अब यहाँ फिर अपनी अवस्थाओं को याद करिए। बच्चा अनुकरण से किस अवस्था में सीखता है, तो सहसा अवस्था में, जो उसके सामने होगा वैसा वो सीखेगा। ठीक है, ठोस तर्क यानी कि सामने में कोई मूर्त चीज है तो उसके प्रति वो तर्क लगाया गया, यानी कि ठोस तर्क यानी कि उसकी बाल्यावस्था को दर्शाता है। और अमूर्त तर्क जो कि उसकी किशोरावस्था को दर्शाता है। तो हमारा सीक्वेंस भी 1 2 3 ही रहेगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 2 एवं 3। पहले अनुकरण शैशवावस्था, फिर ठोस या मूर्त तर्क बाल्यावस्था और अंत में अमूर्त तर्क यानी कि किशोरावस्था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, शैशवावस्था में अनुकरण प्रमुख अधिगम विधि है, बाल्यावस्था में खेल सामाजिक विकास का माध्यम है, किशोरावस्था में आत्म पहचान विकसित होती है, शैशवावस्था में औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन पाए जाते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक यानी कि ये तो अमूर्त चिंतन की बात कर रहा है और अमूर्त चिंतन शैशवावस्था में कभी होता ही नहीं है, तो ऑप्शन 4 तो कट जाएगा। आत्म पहचान है ना, स्वीकार्यता की भावना, ये तो रहता है किशोरावस्था में। बाल्यावस्था में खेल सामाजिक विकास का अधिगम है और ये तो खेलने की ही आयु है भाई, खेलने की आयु बाल्यावस्था, और खिलौने की आयु यदि आपसे पूछ दे तो वो हो जाएगा आपका शैशवावस्था। खिलौने की आयु शैशवावस्था और खेलने की आयु बाल्यावस्था। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। शैशवावस्था में अनुकरण जो है, बच्चा अनुकरण से सीखते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो 1 2 3, तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा ऑप्शन ए 1 2 एवं 3 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अच्छा दोस्तों, आपको ये जो प्रश्न है काफ़ी सरल लग रहे होंगे, तो मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बता दिया था कि ये जो वीडियो है काफ़ी सरल रहने वाला है, यानी कि ईजी टू मॉडरेट आपको देखने को मिलेगा ये। लेकिन इसका नेक्स्ट जो हम पार्ट 2 ला रहे हैं दोस्तों, है ना? वो आपको मीडियम टू हार्ड देखने को मिलेगा। यानी कि मैंने इतना ईजी इसलिए रखा है ताकि जो लोग थ्योरी न नहीं देखें, उनका भी यहाँ से बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अब हम इसको मिलाते हैं जोड़ी को। सहसावस्था, सहसावस्था में क्या होता है भाई? तो सहसावस्था में तो हम देखते हैं कि हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं, ठीक है? बाल्यावस्था में क्या पहचान की संकट होती है अपने को स्थापित करने की? बिल्कुल नहीं। तो बाल्यावस्था में सहपाठी समूह, गैंग एज, और किशोरावस्था में पहचान संकट, यानी कि पहले का ए, दूसरे का बी, माफ करिएगा, पहले का जो है वो बी है ना? पहले का बी, दूसरे का ए और तीसरे का सी, बी ए सी, ये है दोस्तों। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन तीव्र होते हैं, शैशवावस्था में लगाव विकसित होता है, बाल्यावस्था में खेल का शैक्षिक महत्व कम हो जाता है, किशोरावस्था में आत्म पहचान का विकास होता है। तो देखिए, हम इसको थोड़ा समझते हैं। किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन तीव्र होते हैं, हाँ, तभी तो किशोर जो है अस्थिर होते हैं, यानी कि पहला कथन तो सत्य हो गया। सहसावस्था में लगाव विकसित होता है, बिल्कुल लगाव सहसावस्था में विकसित होता है ना? बाल्यावस्था में खेल का शैक्षिक महत्व कम हो जाता है, बिल्कुल नहीं भाई, ये तो महत्वपूर्ण रहता है बाल्यावस्था, खेल के माध्यम से सीखना। तो ये तो तीसरा गलत हो गया। चौथा है कि किशोरावस्था में आत्म पहचान का विकास होता है, ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि 1 2 4 इस क्रम में आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में ही दिख रहा है 1 2 एवं 4, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाल्यावस्था में खेल सीखने का अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है, इसका महत्व कम नहीं होता। ठीक है, चलिए फिर से हम इसको मिलाते हैं। देखिए, एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट किया हूँ ताकि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी डाउट या कंफ्यूजन है तो अगले क्वेश्चन में आप उसको समझ पाए, आपको याद भी हो जाए चीज कि किशोरावस्था की जब भी जिक्र होगा तो आप पहचान संकट पे लगा देंगे। सहसावस्था में जब भी बात हो तो आप, हाँ चलिए बताइए, सामाजिक मुस्कान होगा कि खेल द्वारा दिया?
तो यहाँ पे सामाजिक मुस्कान हमारा शैशवावस्था आ जाएगा और बाल्यावस्था जो है वो खेल द्वारा अधिगम। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का ए, बी सी ए। यहाँ भी हम ऑप्शन ए में देखने को मिलता है बी सी ए, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सामाजिक मुस्कान यानी कि जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक यानी कि जो बाहरी लोग हैं उसके माता, माँ और पिता को छोड़ के, बच्चे के लिए वही तो समाज है ना, तो उनको देख के हंसता है वो, ठीक है, मुस्कुराता है। तो सामाजिक मुस्कान शैशवावस्था, एक नया वर्ड आपको जानने को मिला। खेल द्वारा अधिगम, ये तो अभी तक आपने पूरा रट लिया होगा कि बार बार मैंने इसको प्रयोग किया है। और पहचान संकट, ये किशोरावस्था। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, शैशवावस्था में अनुकरण सीखने का प्रमुख माध्यम होता है। बाल्यावस्था में खेल सामाजिक विकास में सहायता करता है। किशोरावस्था में आत्म पहचान का विकास होता है। बाल्यावस्था में संवेगों पर पूर्ण नियंत्रण विकसित हो जाता है। तो देखिए, पूर्ण नियंत्रण तो किशोरावस्था में होता है, इसलिए चौथा जो है वो गलत हो जाएगा। किशोरावस्था में आत्म पहचान का विकास होता है, ये तो सही है। बाल्यावस्था में खेल सामाजिक विकास में सहायता करता है, ये भी सही है। शैशवावस्था में अनुकरण से सीखने का जो प्रमुख माध्यम है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है ना, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1, 2 एवं 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 49 पे आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं, बताना है आपको। क्या विकास निरंतर चलते रहता है? सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है? या विकास क्रमबद्ध होता है? तो देखिए, विकास तो निरंतर चलते रहता है। क्या आप अपने जीवन, जैसे आप मान लीजिए आज 2026 में आप जितना जानते हैं किसी भी, मान लीजिए एक फील्ड की बात, मैं हिंदी की बात कर लेता हूँ, ठीक है, हिंदी भाषा की। आप हिंदी व्याकरण जितना आप जान रहे हैं, क्या आप 2027 में भी इतना ही जानते रहेंगे? हो सकता है आप उसमें कुछ नए-नए चीज़ जाने, है ना? कुछ नया ट्रिक जाने, कुछ नया उसका उदाहरण जाने, कुछ अपवादों को जाने, है ना? तो आपका विकास हुआ ना? या फिर आप 2026 में आप अभी जितना समाज को अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप 2040 में क्या इसी नज़रिए से समाज को देखेंगे? नहीं, आपको तो बहुत सारे अनुभव मिल गए होंगे, मिल जाएँगे तब तक, तो आप उसको एक नए नज़रिए से देखेंगे। यानी कि जो विकास है वो निरंतर चलते रहता है। ये तो सत्य हो जाएगा, प्रश्न में पूछा असत्य है, तो ये हमारा आंसर इसके लिए उपयुक्त नहीं बैठता है। अगला है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। देखिए, आप जब कक्षा 5वीं में थे और 5वीं को पास करके जब आप कक्षा 6वीं में आ गए, यानी कि 5वीं आपके लिए क्या हो गया? सामान्य हो गया और 6वीं आपके लिए विशिष्ट हो गया। ठीक है? आप जब 6वीं में थे और 6वीं जब आप 7वीं में आएँगे, तो ये जो 7वीं है ये आपके लिए विशिष्ट कक्षा हो जाएगी और 6वीं आपके लिए क्या हो गया? सामान्य हो गया, है ना? तो ये भी सही है, या और हमसे पूछा असत्य है, और जबकि सत्य बात है तो ये भी नहीं होगा। विकास क्रमबद्ध होता है। क्या कोई बच्चा 5वीं या 6वीं की स्किप करके 7वीं पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता भाई, यानी कि ये भी क्रमबद्ध होगा। ठीक है? तो और ये सत्य हो जाता है, तो हमसे पूछा असत्य है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है, कि आपके भाई-बहन जो घर में होंगे और आप तुलना करिएगा, क्या आप सभी का विकास समान गति से हुआ है? मान लीजिए आप कोई समीकरण समझ रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे 4 बच्चे हैं। चारों बच्चे क्या एक ही समय में एक ही जैसे उस सवाल को समझ पाएँगे, हल कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। हो सकता है कोई 1 उदाहरण में समझ जाए, कोई 2 उदाहरण में समझे, हो सकता है कोई 4 उदाहरण में समझे। तो सब अलग-अलग गति से सीख रहे हैं ना, सबका विकास जो अलग-अलग गति से हो रहा है, समान गति से नहीं होता, बल्कि विकास जो है समान प्रतिरूप के रूप में होता है। ठीक है? प्रतिरूप मतलब जैसे कि अगर एक इंसान का बच्चा है तो मतलब अगर एक इंसान का बच्चा होगा तो उसके इंसान के प्रतिरूप में ही होगा ना, कुत्ता या भेड़ या बकरी के रूप में तो नहीं होगा। यानी विकास जो है अपने समान से मॉडल को फ़ॉलो करता है, उसके स्पीड को फ़ॉलो नहीं करता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जो कि हमारे इस वीडियो में जो हमने एक क्वेश्चन लाए थे, वो काफ़ी ईज़ी टू मैंने मॉडरेट रखा था, ताकि जिन जो थ्योरी ना पढ़े हों, उनका भी जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। इसका जो पार्ट 2 हम ला रहे हैं, वो काफ़ी मीडियम टू हार्ड रहेगा, है ना? बहुत सारे आपको क्वेश्चन हार्ड देखने को मिलेंगे, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है? और वीडियो यदि पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूँगा, आप उसे कमेंट में हमें बताइए। चलिए प्रश्न को एक बार मैं समझा देता हूँ।
प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे उपयुक्त है? शैशवावस्था, अब उसकी विशेषताएं हैं अनुकरण, भाषा की नींव या और लगाव। बाल्यावस्था में है खेल, सहयोग, नियम, मूर्त चिंतन, ठीक है। किशोरावस्था में पहचान, अमूर्त चिंतन, आत्मसम्मान, ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी, शैशवावस्था में बोलते हैं अमूर्त चिंतन, बाल्यावस्था में कहते हैं पहचान संकट और किशोरावस्था में कहते हैं अनुकरण। ऑप्शन सी है शैशवावस्था में नैतिक परिपक्वता, बाल्यावस्था में यौन परिपक्वता और किशोरावस्था में सामाजिक मुस्कान। और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो अब आपको कमेंट में बताना है कि क्या हमारा ऑप्शन ए सही है, कि ऑप्शन बी सही है, कि ऑप्शन सी सही है, कि ऑप्शन डी सही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।